वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं संदीप बियोगी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री की क्लासेस लगातार करते आ रहे हैं और हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया सीरीज को आरंभ किया है। और मॉडर्न इंडिया सीरीज में हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर आंग्ल कर्नाटक वार यानी कर्नाटक युद्ध जो पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुकी है, उसके माध्यम से हम लोग ये जान चुके हैं कि यूरोपीय कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी, उन्होंने अन्य सभी कंपनियों को धूल चटा दी और अंततः सबसे अपने आप को सुप्रीम कंपनी साबित कर दिया। और उनकी रैंकिंग में जो दूसरे नंबर की कंपनी थी फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे वांडीवर्स के युद्ध में हराकर कर्नाटक वार में अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। और ये सामने क्लियर हो गया कि भारत पर अगला जो राज स्थापित करने वाली है, अगला जो एक छत्र व्यापार करने वाली कंपनी है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य कंपनियों को पछाड़कर सुप्रीम अपने आप को साबित कर दिया, तो उनका ख्वाब और ज़्यादा बढ़ गया। अब उन्होंने भारत के उस दौर में जो भी राज्य थे उनके साथ संबंध बनाकर, उनके साथ आर्थिक संबंध स्थापित करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के प्रयास में लग गई। इस दौर में जो प्रमुख भारत में राज्य थे वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो थे बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध और हैदराबाद। तो आगे का जो इतिहास है, इन्हीं राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, इन राज्यों के साथ ब्रिटिश का संबंध कैसा रहा, उन्हीं के बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा बेसिकली इसमें सबसे पहला जो राज्य है बंगाल। तो बंगाल को इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों ने जीता और बंगाल पे नियंत्रण स्थापित किया। तो आज हम लोग बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बंगाल को ही सबसे पहले क्यों चुना, हमें ये भी जानना चाहिए आखिर अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्यों चुना, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। और भी तो राज्य थे, लेकिन बंगाल ही उन्होंने सबसे पहले जीतने का प्रयास किया, बंगाल में ही व्यापारिक गतिविधियां चलाने का प्रयास किया। इसके पीछे क्या रीजन थे, इसके पीछे कुछ रीजन्स थे। हमें इनके इतिहास को जानने से पहले इन रीजन्स, इन कारकों को भी जानना चाहिए कि बंगाल ही आकर्षण का केंद्र क्यों बना और बंगाल को ही सबसे पहले जीतने का प्रयास क्यों किया। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज हम जो बंगाल बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है पश्चिम बंगाल। लेकिन जब 18वीं सदी के बंगाल की बात आती है तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, जबकि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, ये पूरा देश तभी के बंगाल में था। हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड का बिहार और पूरा उड़ीसा, इतने सारे क्षेत्र मिलके एक बंगाल सूबा का निर्माण करते थे। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और ये अट्रैक्शन का केंद्र बनने का बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावे इतना बड़ा क्षेत्र तो था ही, इसके अलावे हम लोग ये भी देखते हैं इन क्षेत्रों में भारत की प्रमुख नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बहती हैं जो डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती है दोस्तों। और डेल्टा क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है कृषि के लिए, तो इसलिए ये क्षेत्र कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी संपन्न था। और कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने में एक और महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण भी मौजूद था, और वो था कि यह जो एरिया है इन क्षेत्रों में कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जिन क्षेत्रों में गुजरती है वहाँ पे अच्छी खासी धूप मिल जाती है। और फसल के उत्पादन के लिए क्या चाहिए दोस्तों, उन्हें नदियों के माध्यम से पानी मिल रहा है, डेल्टा क्षेत्र के माध्यम से उपजाऊ भूमि मिल रही है और सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। तो फसल का जो भी उत्पादन होता था, कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन होता था वह काफ़ी सरप्लस होता था। और इस सरप्लस उत्पादन के कारण लोग खाने पीने के अलावे काफ़ी चीज़ों को बेचते थे, जिसके कारण यहाँ से काफ़ी चीज़ों का बंगाल से विदेशों में निर्यात होता था। और इन निर्यात के चीज़ों में अगर हम शामिल करें तो सूती वस्त्र, चावल, चीनी, रेशम, जूट, सोरा, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बंगाल से विदेशों में निर्यात होती थी। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से बंगाल एक
बहुत ही ज़्यादा और सबसे ज़्यादा उस दौर का संपन्न राज्य हुआ करता था। तो अट्रैक्शन का केंद्र होना ही था। और कहा जाता है दोस्तों कि 18वीं सदी में भारत से जितना भी निर्यात होता था उनमें से 60% सिर्फ वेस्ट बंगाल से निर्यात होता था। तो सोचिए इतनी अ, महत्ता थी उस दौर में बंगाल की। तो बंगाल निश्चय ही किसी भी व्यापारिक कंपनी जो कि व्यापार करने आई है, लाभ कमाने आई है, उसका आर्थिक जो उसका नीति है वही उसका मुख्य मोटो है जिस कंपनी का, वो तो निश्चय ही उस वैसे क्षेत्र को चुनेगी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल वही किया, इसीलिए बंगाल को चुना। तो ये थी बंगाल को सबसे पहले जीतने का प्रयास क्यों किया, उनको जानने का छोटा सा प्रयास। इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनको दूसरा सेक्शन में बांटेंगे। और दूसरा सेक्शन में हम लोग ये इनका जानने का प्रयास करेंगे बंगाल का राजनीतिक इतिहास क्या था उस दौर में, बंगाल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो बंगाल उस दौर में जैसा कि सबसे संपन्न राज्य था और बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत हुआ करता था। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। उस दौर में प्रांत को सूबा बोलते थे और प्रत्येक सूबा में एक सूबेदार हुआ करता था और उसमें वहाँ पे दीवान भी हुआ करते थे। तो सन 1700 ईस्वी का दौर है जब भारत की गद्दी पे मुगल बादशाह औरंगजेब थे। उन्होंने अपने सूबा बंगाल के लिए एक व्यक्ति को दीवान नियुक्त किया जिसका नाम था मोहम्मद हेदी। और यही हेदी बाद में मुर्शिद कुली खान के नाम से जाने गए। तो मोहम्मद हेदी इसका वास्तविक नाम था। मोहम्मद हेदी मुर्शिद कुली खान का वास्तविक नाम था, इसे याद रखेंगे। हेदी मुर्शिद कुली खान का वास्तविक नाम था। इसी मोहम्मद हेदी को दीवान बनाकर औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान का नाम दिया। पहले उसका नाम मोहम्मद हेदी था, बाद में मुर्शिद कुली खान हो गया और 1700 ईस्वी में वो बंगाल के दीवान बनाए गए। मुर्शिद कुली खान जब बंगाल के दीवान बने तो उस दौर में बंगाल का जो सूबेदार का पद था, जो सबसे बड़ा पद होता है किसी भी सूबा में या किसी भी प्रांत में, उस समय सूबेदार के पद पर थे अजीम उस शाह। और अजीम उस शाह कौन थे? अजीम उस शाह बहादुर शाह के पुत्र थे, मतलब औरंगजेब के पोते थे। वही उस दौर में बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे। तो बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाह और बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां। तो अजीम उस शाह जब सूबेदार थे तो मुगल बादशाह को बहुत ही कम राजस्व मिलता था। और जब औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को 1700 में बंगाल का दीवान बनाया तो अचानक से बंगाल के राजस्व में काफ़ी वृद्धि हो गई और जो बंगाल से राजस्व जाता था वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया जाने लगा। इसीलिए मुर्शिद कुली खां की काफ़ी ज़्यादा तूती बोलने लगी और मुगल दरबार में इनका काफ़ी मान सम्मान बढ़ गया। और इसके बाद जो वहाँ के सूबेदार थे अजीम उस शाह, उससे उनका संबंध अच्छा नहीं रहा और इसी के कारण दोनों में काफ़ी मनमुटाव चलने लगा। लेकिन मुर्शिद कुली खान ने अपनी योग्यता के दम पर अर्थव्यवस्था में जो गति दिखाए, इससे औरंगजेब काफ़ी प्रभावित हुआ। और मुर्शिद कुली खान पर जब अजीम उस शाह सूबेदार ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, उन्होंने औरंगजेब से कहा कि बादशाह, मैं अर्थव्यवस्था को और गति देना चाहता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ जो वर्तमान राजधानी ढाका है, जो षड्यंत्र का अड्डा बन चुका है, उसे मुर्शिदाबाद कर दिया जाए ताकि वहाँ आराम से मैं अपने आर्थिक गतिविधि को अपने तरीके से अंजाम दे सकूं। तो औरंगजेब इनसे काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मुर्शिद कुली खां का बात मान लिया और राजधानी को मुर्शिदाबाद बना दिया। और उस दौर में जस्ट कुछ ही दिनों बाद, ये 1704 की घटना है, 1704 में मुर्शिदाबाद राजधानी जो उनका मुख्यालय था राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हो गया। जो बंगाल की राजधानी ढाका थी
उनका मुख्यालय ढाका था, वो अब मुर्शिदाबाद हो गया। 1704 ईस्वी की घटना है, 1704, इसे याद रखेंगे आप लोग। राजधानी बदल दी मुर्शिद कुली खान ने और अपने पिक पावर पर थे। उसी दौर में कुछ ही दिनों बाद घटना घटती है अचानक से और मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो अगले बादशाह बने बहादुर शाह। बहादुर शाह जब बादशाह बने तो बहादुर शाह का पुत्र ही बंगाल का सूबेदार था, जो कि अजीम उस शाह बहादुर शाह के पुत्र थे। तो अब इनका पावर चलने लगा। तो इन्होंने क्या किया, अब बहादुर शाह के पुत्र अजीम उस शाह ने, जो उनका दीवान था मुर्शिद कुली खां, जो कि औरंगजेब के नज़र में काफ़ी छाप छोड़ चुके थे, अब उनसे बदला लेना प्रारंभ किया और मुर्शिद कुली खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया 1707 में। यानी इसका ट्रांसफ़र कर दिया दक्कन एरिया में, ताकि वो यहाँ पे अपने तरीके से प्रशासन को चलाए, अर्थव्यवस्था को चलाए। लेकिन जल्द ही उनके पिता बहादुर शाह को, मुगल बादशाह को, जब उनको टैक्स कम मिलने लगा, बंगाल से राजस्व कम मिलने लगा, तो उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। अब मुर्शिद कुली खां को फिर से बंगाल का दीवान से भी बड़ा पद दिया, डिप्टी सूबेदार, उप सूबेदार, और उसे बंगाल का उप सूबेदार बना दिया प्रमोशन देकर। अब वो 1710 में फिर से बंगाल आ जाते हैं। 1710 में फिर से बंगाल आ जाते हैं। दक्कन से फिर से बंगाल, दक्कन से बंगाल आ गए फिर से मुर्शिद कुली खां। और जब वो बंगाल आ गए तो फिर उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पे सारे व्यवस्था को संभाला। और इसके बाद जब इतने पावरफुल हो गए तो उन्होंने अंततः 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो ही गई थी, और ये जो बात, उनके बाद जो सूबेदार थे अजीम उस शाह, तो वो तो टैक्स दे नहीं रहे थे। तो जब ये 1710 में आए, 1710 में जब वो दक्कन से वापस आए, इन्होंने भी क्या कर दिया, कर देना बंद कर दिया और मुगल बादशाह को कर नहीं देने लगे और एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे मुर्शिद कुली खां। लेकिन 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका अगला जो नवाब बनता है तो वो है इनके दामाद शुजाउद्दीन। तो सबसे पहले वो कि डिप्टी सूबेदार थे, डिप्टी सूबेदार से बाद में वो क्या हो गए, मुर्शिद कुली खां नवाब बन गए। और नवाब जब वो बन गए तो उनको उन्होंने अब तो स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे। वार्षिक जो कर मिलता था, एक बार देता था मुगल बादशाह को, वो भी बंद कर दिया। और इसीलिए जब उसकी मृत्यु हो गई तो उनका ही वंशज अगला शासक होना था, अगला नवाब होना था। इसी दौर में अगला जो नवाब बने वो बने शुजाउद्दीन, जिनका कार्यकाल 1727 से 1739 है। इन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे जो बड़ा काम किया वो क्या किया, 1732 में इन्होंने बिहार को बंगाल में मिला दिया। बिहार को पूरी तरह बंगाल में इन्होंने मिला दिया। लेकिन इसकी भी 1739 में मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद जो अगला नवाब बनते हैं वो है सरफराज, शुजाउद्दीन का पुत्र था। लेकिन यह एक अयोग्य और निकम्मा शासक निकला। 1739 से 40 के बीच में इन्होंने राज किया और ये काफ़ी अयोग्य था। शुजाउद्दीन जो था काफ़ी अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं किया और ये एक अयोग्य और कमज़ोर शासक सिद्ध हुए। और इन्होंने एक उपाधि ली जिसे कहते हैं हैदरगंज की उपाधि ली। तो इनका जो उप सूबेदार था वो हुआ करते थे अली वर्दी खां। सरफराज के उप सूबेदार हुआ करते थे अली वर्दी खां की उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रशासन में प्रभाव था। और अली वर्दी खां को कुछ सरदारों ने ये प्रेरित किया कि इनके कार्यकाल में, सरफराज के काल में बंगाल में
अर्थ जो भी अस्त व्यस्तता की स्थिति है इसे आप ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आप नवाब बन जाइए। और दोनों में उपसूबेदार और सूबेदार के बीच 1740 में एक युद्ध हुआ जिसे गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अली वर्दी ने सरफराज खान को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। और अगला जो नवाब बन गया वो अली वर्दी खां। तो अली वर्दी खां बंगाल के जितने भी नवाब बने मुर्शिद कुली खां के बाद, उनमें से सबसे योग्य अली वर्दी खां को माना जाता है। अली वर्दी खां बिल्कुल काफ़ी डेंजर शासक थे और काफ़ी इन्होंने अच्छे से अंग्रेजों का सामना किया और उन्हें एक रणनीति के तहत अपने मधुर संबंध के साथ साथ, मधुर संबंध तो अंग्रेजों से था ही, इनके साथ साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे से नियंत्रित भी किया। कैसे कि उन्होंने अंग्रेजों को दुर्गीकरण किला करने का अधिकार नहीं दिया। मतलब अगर कोई कंपनी ताकतवर तभी बनती है जब वो उससे दुर्गीकरण करने का आदेश देते हैं, किला करने का आप आदेश दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसे अपने सैनिकों को रखने का परमिशन मिल जाता है। और जब सैनिक रखने लगेंगे तो सैनिक उनका रहेगा और वो भी यूरोपीय ढंग से सुसज्जित आधुनिक हथियारों से लैस, तो उनसे टक्कर लेना आसान नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से व्यापार करने दिया, व्यापार में काफ़ी परमिशन दिया, मिलके उन्हें सपोर्ट भी किया, उनसे जहाँ जहाँ इनको फ़ायदा लेना था उन्हें फ़ायदा भी लिया। लेकिन इनको दिक्कत था ध्रुवीकरण पे, तो उसका उन्होंने कभी भी परमिशन नहीं दिया। इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। ये काफ़ी फेमस है। और ये जब अपने नाती सिराजुद्दौला को गद्दी में बैठाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, उसी दौर में उन्होंने सिराजुद्दौला से कहा भी, यूरोपीय मधुमक्खी की तरह है। मतलब आपस में ये यूनाइट होकर कभी भी आपको काट काट कर खा जाएंगे। इसीलिए इससे बच के रहना है, संभल के रहना है। इसके साथ इसके जीवन का जो सबसे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने किया कि उस दौर में जो मुगल बादशाह थे उससे 2 करोड़ इन्होंने दिया, 2 करोड़ दिया, जो कि राजस्व बहुत दिनों से बंद था। जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मुर्शिद कुली खां के दौर से ही मुगल बादशाह को राजस्व नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अली वर्दी खां ने मुगल बादशाह को राजस्व दिया। और उस दौर में मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उसे उन्होंने राजस्व दिया और नवाब का जो पद था उसे वैधानिकता प्रदान कर लिया। मैं लीगलाइज कर दिया, इसको वैधानिकता प्रदान कर दिया कि अवैध रूप से टैक्स देंगे ऐसी बात नहीं है। अब ये पद लीगलाइज हो गया, टैक्स देने की जरूरत नहीं रह गई और नवाब को बस ऑथेंटिक पद माना गया, बंगाल के नवाब को। ये इन्होंने 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया घूस देकर मोहम्मद शाह रंगीला से। तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला से इन्होंने वैधानिकता ले लिया और यूरोपियों को और खासकर अंग्रेजों को, उस दौर में तो अंग्रेज ही थे, उसे काफ़ी अच्छे से नियंत्रण किया। लेकिन दोस्तों, सबकी तो मृत्यु निश्चित ही है और इनकी भी मृत्यु 1756 में हो जाती है। और अगला जो नवाब बनता है वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब से नवाब बनते हैं उस दौर में एक बहुत ही विकट स्थिति बन जाती है और अंग्रेजों से अगर किसी का डायरेक्ट सामना होता है तो सिराजुद्दौला ही थे। जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाती सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है 1756 से 57। बस एक ही साल इन्होंने नवाब का पद संभाला। ये काफ़ी यंग थे, 17-18 साल के ही थे और इन्हें पद मिल गया, जिसके कारण इसमें राजनीतिक जो होता परिपक्वता की थोड़ी कमी थी। और इनका इन्हीं के दौर में अंग्रेजों से सामना हुआ, जिन्होंने एक तरह से जोश में अपने होश को खो दिया और जिसके कारण हम लोग देखेंगे कैसे वो धीरे धीरे अंग्रेजों के जाल और चंगुल में फंसते गए। और इन्होंने राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण, जोश में इनकी कोई कमी नहीं थी, बस है कि एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके कारण ये धोखा खा गए। और जब ये नवाब बने तो अंग्रेजों की जो कार्य पद्धति थी उनकी एक थी दस्तक को लेकर इनका काफ़ी विवाद हुआ अंग्रेजों से, और जिसके कारण इनका अंग्रेज से मुख्य टक्कर हुआ। और उसका मुख्य अंग्रेज से जो इनका विवाद हुआ, टक्कर हुआ, इसका मुख्य कारण था दस्तक। तो हमें ये जानना होगा दस्तक आखिर होता क्या है।
बेसिकली दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1717 में फारुखसियार ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का परमिशन दे दिया था और उसे सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने का परमिशन दिया था और उसे वार्षिक रूप से 3000 रुपये देने थे। फारुखसियार ने 1717 में अंग्रेजों को एक फरमान दिया था जिसे कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसमें 3000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले अंग्रेजों को पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार था। उसे कहीं भी सीमा शुल्क नहीं लिया जाता। और इसी का अंग्रेज क्या करते, दुरुपयोग करते थे। दुरुपयोग कैसे करते थे? दस्तक के माध्यम से। तो बेसिकली इस आदेश के तहत क्या होता था, जब भी कोई कंपनी का माल कहीं जाता था तो उन्हें क्या करना पड़ता था, एक पैड पे या अधिकारियों के हस्ताक्षर से एक पास बनाना पड़ता था और कहीं भी जो भी सीमा शुल्क लगने का है वहाँ पे उस पास को दिखाया जाता था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का माल है, उनका सामान है, तो उन्हें कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। वो बिना कर के उसे वहाँ से जाने दे दिया जाता था। तो इसी का आप क्या कर मतलब उनके पास एक पास हुआ करता था। इसको पास की तरह यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कभी क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच किसी स्टेडियम में, तो कुछ विशिष्ट लोगों को पास दिया जाता है। तो उस पास के 10 लोगों का पास, 20 लोगों का पास रहता है। उस पास को दिखाने के बाद आराम से एंट्री आपको मिल जाती है। वही सिंपल सा समझिए, अंग्रेजों को नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को पास मिला था। अगर ये कंपनी का माल है तो वहाँ पे कहीं पे भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो और अब क्या होने लगा, अब ऐसा होने लगा कि वो जो पास था, उस पास पे जो हस्ताक्षर करते थे, उस हस्ताक्षर को अंग्रेज अधिकारी अपना जाली हस्ताक्षर करके अपना निजी माल, कंपनी का व्यापार तो होता ही था, वो लोग अपना पर्सनल व्यापार भी करने लगे थे। उस माल को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो माल था उसी के साथ पास कर लेते थे, उसी के साथ रास्ते से क्रॉस करा देते थे और कहते थे कंपनी का माल है, और उसमें जाली हस्ताक्षर भारतीय अधिकारियों को दिखा देते थे, जिससे मुगल के जो सूबेदार थे, मुगल काल के मतलब बंगाल के जो नवाब थे, उसे कोई भी राजस्व नहीं मिल पाता था। निजी व्यापार जो अंग्रेज करते थे उससे भी नहीं। इसके तो साथ ही साथ उनका लालच बढ़ते गया। उन्होंने अब ऐसा करना भी शुरू कर दिया, जो भारतीय व्यापारी होते थे, जो भारतीय व्यापारी वर्ग थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, उनसे भी अंग्रेजों ने सेटिंग कर लिया। और या सही है, भारतीयों ने अंग्रेज सेटिंग कर लिया। और अब वो क्या करने लगे, उनका माल पे तो टैक्स देना बनता था, उन्हें तो कोई फरमान के द्वारा कोई भी व्यापारिक छूट नहीं मिला था। लेकिन भारतीय व्यापारी भी अब क्या करने लगे, अंग्रेजों से साठगांठ करके अंग्रेजों के ही माल के साथ अपने माल को क्रॉस कराने लगे, और वहाँ पे जो जाली हस्ताक्षर के माध्यम से दिखा दिया जाता था, और उन पे भी जो नवाब को टैक्स मिलता था वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। एक तरह से यह काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों के लालच के कारण हुआ। सबसे पहला तो कंपनी को पास मिला था, कंपनी के माल को जाने जाने के लिए वो ठीक था। उन्होंने अपना निजी माल पास किया, अपना निजी माल क्रॉस किया, उस पर भी टैक्स नहीं दिया, जाली हस्ताक्षर करके जाली पास बना के वहाँ तक चलता है। इसके बाद अब उन्होंने भारतीय व्यापारी जो कि टैक्स दिया करते थे, अब उनसे भी कहा, मान लीजिए किसी व्यापारी को 1000 टैक्स लग रहा है, 1000 टैक्स सीमा शुल्क लग रहा है, तो अंग्रेज संपर्क उनसे किया, आपको 1000 टैक्स लग रहा है भाई, तो आप मुझे 200 ही दे दो या 300 ही दे दो, मैं आपके सामान को अपने सामान के साथ निकलवा दूंगा। तो वही होने लगा और सभी व्यापारी ऐसे ही करने लगे। तो नवाब को टैक्स मिलना बंद हो गया, राजस्व मिलना बंद हो गया। तो आखिर नवाब का जो प्रशासन है, वो इतना बड़ा सूबा है, उसका प्रशासन चलेगा कैसे अगर टैक्स नहीं मिलेगा? तो इसी को लेकर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच विवाद हो गया। इसे ही कहते हैं दस्तक का दुरुपयोग। तो दस्तक आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। यही दस्तक को लेकर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच काफ़ी विवाद हुआ। और इसके अलावे जब सिराजुद्दौला नवाब बन रहे थे, उस दौर में कुछ जो उत्तराधिकार की कुछ लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में अंग्रेजों ने उनका जो विरोधी पार्टी था उनका साथ दिया। जैसे शौकत जंग जो कि पूर्णिया के नवाब थे, घसीटी बेगम उसकी मौसी, ये लोग उनके उत्तराधिकार का
सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार का विरोध करते थे, अंग्रेजों ने इन दोनों का साथ दिया था। इसलिए अंग्रेजों से उनका पुराना पुराना जब वो बने थे उसी दौर से संबंध उनका खराब हो चुका था। तो इसी के कारण पुराना जो संबंध खराब था ही, जब उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी और उसके बाद दस्तक, इन दोनों कारणों ने मिलकर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की के बीच का जो संबंध था वो बिल्कुल बद से बदतर कर दिया। इसी दौर में जब विवाद चरम पे पहुंच गया, तो मैंने जैसे पहले ही कहा, सिराजुद्दौला एक यंग लड़का था, 18-19 साल का था, गर्म ब्लड था, यंग खून था उसके शरीर में, युवा जोश था। और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से सीधे टक्कर लेने का प्रयास किया और सीधे रूप से कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। उसमें कलकत्ता में अंग्रेजों का फोर्ट विलियम किला होता था, उसी पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण इतना ज़बरदस्त था, अंग्रेजों को वहाँ से भागना पड़ा। अंग्रेज तैयार भी नहीं थे अच्छे से, और उन्हें भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेना पड़ा। भागकर किसी तरह अंग्रेजों ने जान बचाई। और इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला ने वहाँ पे अधिकार स्थापित करके कलकत्ता पर, और कलकत्ता का नाम रख दिया अलीनगर। और अलीनगर नाम रख के उसे मानिक चंद, एक बहुत बड़े सेठ थे उस दौर में, मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभार दे दिया, अलीनगर का प्रभार दे दिया। और ये वापस लौट आए। तो इसी में कहा जाता है, हॉलवेल नामक एक अंग्रेज थे, जिन्होंने एक थ्योरी दिया है कि जब उन्होंने फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला ने अटैक किया, तो एक बहुत ही उन्होंने कह सकते हैं क्रूर व्यवहार किया है, और उस घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। इसके तहत उन्होंने कहा कि 20 जून 1756, किसने कहा, हॉलवेल ने ये थ्योरी दिया है, जो अंग्रेज थे, इन्होंने एक थ्योरी दिया है। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे फोर्ट विलियम पे अटैक किया, उन्होंने बहुत ही क्रूर घटना को अंजाम दिया। इस घटना में उन्होंने कहा कि टोटल 146 अंग्रेज को 10 बाय 10 के कमरे में, और जून का महीना, गर्मी का महीना होता है दोस्तों भारत में, जून के महीने में 10 बाय 10 के कमरे में 146 अंग्रेज, जिसमें महिलाएं बच्चे भी थे, उसे ठूस के भर दिया और लॉक कर दिया बाहर से। और उसमें जरा सा भी हवा पास होने का जगह नहीं था, वेंटिलेटर भी नहीं था, जिसके कारण सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो 123 अंग्रेज मर गए थे, बस 23 बचे हुए थे, 23 व्यक्ति जिंदा थे। तो और इस घटना को हॉलवेल ने ब्लैक होल का नाम दिया, और इतिहास में इसे ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है, जो 20 जून 1756 को घटी थी, कलकत्ता में जब सिराजुद्दौला ने अटैक किया था उसी दौर में। और इस घटना का जो भी षड्यंत्र, या इसको कह सकते हैं ये घटना सच है, या कुछ इतिहासकार इसे नहीं भी मानते हैं, कुछ मानते हैं, लेकिन इसे जो प्रचारित करने का कार्य किया, इसे जो उद्घाटित करने का कार्य किया, तो वो हॉलवेल थे। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ब्लैक होल घटना के जनक किसे माना जाता है, हॉलवेल को। कब हुआ था, 20 जून 1756 को। तो ब्लैक होल घटना घट जाती है, मतलब संबंध और भी आगे आने वाले दिनों में खराब होने वाला था। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए, मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाकर सिराजुद्दौला लौट आते हैं, और कलकत्ता का नाम अलीनगर कर देता है। तो इसके बाद अब अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया, और अंग्रेजों के जो भी अधिकारी अन्य क्षेत्रों में थे, जैसे मद्रास में क्लाइव थे, क्लाइव को कलकत्ता से फ़ोन जाता है, अंग्रेजों का कलकत्ता से संदेशा जाता है कि भाई यहाँ पे हम लोगों को तो पूरी तरह धो दिया है, पूरा पीटा है, हम लोग फुल्टा द्वीप में हैं, आप सैनिक लेके यहाँ पे आइए और हमें बचाइए, ये जो नवाब है ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। बिल्कुल अच्छे से धोया था भाइयों उसे, इसलिए वो लोग भाग के फुल्टा द्वीप में शरण लिए थे। लेकिन ये सिराजुद्दौला नहीं समझ पाए कि अंग्रेज फिर से काउंटर वार करेगा। उन्हें लगा कि ये डर के भाग गए, अब वो काउंटर वार नहीं करने वाले हैं, और उन्होंने अच्छा सबक मैंने सिखाया है, इस धुन में रहे। लेकिन अंग्रेज वहाँ पे लगे रहे, और उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता का जो प्रभारी था मानिक चंद, बिल्कुल पैसा का लालची गद्दार, इनसे
अंग्रेजों ने साठगांठ बनाई और कलकत्ता इन्होंने फिर से अंग्रेजों को थमा दिया और इसकी भनक तक भी नवाब को नहीं लगी। कलकत्ता उनके अधीन चला गया। फोर्ट विलियम का फिर से उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से किलेबंदी कर दी, अपने सैनिकों को भर दिया और जब अपनी स्थिति मजबूत हो गई तो फिर से सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को देख लिया। सिराजुद्दौला ने जब उसकी परिस्थिति काफ़ी विपरीत हो चुकी है, उनके साथ कोई नहीं है, उनके जो भी आसपास जो भी अधिकारी थे, जो भी उनके सलाहकार थे, सबको अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया था। अंततः विवश होकर अपने परिस्थिति को प्रतिकूल पाकर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि कर ली अंग्रेजों से और अंग्रेजों से जो सारे विशेषाधिकार उन्होंने छीन लिया था कलकत्ता पर अटैक करने के बाद, उनसे व्यापार करने का, किला बनाने का, उन्हें फिर से सारे अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। किस संधि के माध्यम से? अलीनगर की संधि के माध्यम से, जो कि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। जब अंग्रेजों को सारे अधिकार मिल गए, फिर से वो व्यापार करने लगे, तो उनकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि अब तो उनके साथ नवाब के भी कुछ अधिकारी षड्यंत्र में मिल चुके थे और ये सारी जो पृष्ठभूमि बनी और ये अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र रचा, इन षड्यंत्र में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो थी वाटसन। क्लाइव भी थे, लेकिन जो षड्यंत्र रचा गया, इस षड्यंत्र को रचने में वाटसन की प्रमुख भूमिका थी, जिन्होंने जो भी विरोधी थे नवाब के, सिराजुद्दौला के जो भी विरोधी थे, उन्होंने सबसे पहले उसे लिस्ट किया और सबसे संबंध स्थापित किया और सबको अलग अलग लालच दिया। किसी को नवाब बनाने का, किसी को पैसा देने का, किसी को राजस्व क्षेत्र देने का, अलग अलग लालच के माध्यम से सबको वाटसन ने अंग्रेजों के सानिध्य में ले लिया और ये सारा षड्यंत्र जो रचा गया और जब अंग्रेजों ने पाया कि अब तो परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल है, अब तो हम नवाब से टक्कर ले सकते हैं, तो इसी में अब अंग्रेज कुछ ऐसा करने लगे, अपना किलेबंदी को और ज़्यादा बढ़ाने लगे, जिसके कारण नवाब का फिर से गुस्सा होना लाजिमी था और वही हुआ। और इसी षड्यंत्र और उकसाने वाली अंग्रेजों की गतिविधि ने आगे के प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया, उसका पृष्ठभूमि तैयार हो गया, जो कि नवाब और कंपनी के बीच हुआ और कंपनी की तरफ क्लाइव वाटसन की प्रमुख भूमिका रही। तो जी हाँ, आज हम लोग देख चुके बंगाल ही अट्रैक्शन का केंद्र क्यों था, बंगाल का राजनीतिक इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, सारे नवाबों को हम लोगों ने देख लिया, नवाबों ने क्या क्या कार्य किया, किस प्रकार के कौन से नवाब रहे, उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब यहाँ पे अंग्रेज हावी हो चुके थे बंगाल में। उन्होंने षड्यंत्र और युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार की और जो कि आने वाले दिनों में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया, वो उसकी जो रणनीति थी बीत चुकी थी। और इसीलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं तक देखेंगे, क्योंकि अगला जो क्लास होगा वो 2 युद्धों पर होगा और किस प्लासी और बक्सर, इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्लासी और बक्सर के माध्यम से पूरे बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया और राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया दोस्तों। तो आज का क्लास बस यहीं तक, और आज का क्लास का जो ये PDF नोट्स हैं, आप अपने इस वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके और इस नोट्स को अच्छे से तैयार करें। अब ये सारे जो सेगमेंट हो रहा है, ये सारे सेगमेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आपसे कल मिलेंगे, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। इन्हीं के साथ आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया दोस्तों। आपने काफ़ी साथ दिया हमारे चैनल को। आज हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 160 प्लस के लगभग हो चुका है मात्र 16 दिनों में। आप लोगों का दिल से आभार, दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें। आप लोगों का प्यार से हमारा जो उत्साह है वो दुगुना होगा और निश्चय ही आने वाले दिनों में आपको और शानदार क्लासेस में पेश करूंगा और निश्चय ही आपकी जो तैयारी है उसे धारदार और शानदार कर दूंगा।
और आप जून 2022 के एग्ज़ाम में ही नेट क्रैक कर लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप बस एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़े रहिए और इतना साथ देने के लिए पुनः दिल से आभार, शुक्रिया। और जाते जाते कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं दोस्तों, तो मैं जो भी आगे वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप बिना परेशानी के हर एक वीडियो को बिना सर्च किए देख पाएंगे और अपने नेट की तैयारी को शानदार तरीके से अंजाम दे पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।